हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक आधार यूसीएल ऑपरेटर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि यूआईडीआई ने अपने ऑनलाइन पोर्टल से आधार अपडेशन का काम बंद करवा दिया है। यानी अब कोई भी व्यक्ति खुद से अपने आधार कार्ड में नाम संशोधन, जन्म तिथि संशोधन या जेंडर में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आपके काउंटर पर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और यह आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और साथ में बात करेंगे, रश्मि मैम ने सभी आधार यूसीएल ऑपरेटर लोगों को एक दिशा निर्देश भेजा है, कि एक गाइडलाइन भेजा है कि कैसे आपको अपने आधार यूसीएल सेंटर पर काम करना है, जो कि वर्तमान समय में बहुत सारे यूसीएल ऑपरेटर के साथ समस्याएं हो रही हैं। मैम ने यहाँ पे बताया है, आप आधार यूसीएल पर काम करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट आपने बताया है, आपको डेस्कटॉप पर आधार इनरोलमेंट क्लाइंट ओपन करके मशीन सिंक करना है। इसे गलती से भी ओपन नहीं करना है। गाइज, कुछ वीएलई मित्र ये गलती करते हैं कि आधार सॉफ्टवेयर खोलने के चक्कर में वो ईसीए खोल लेते हैं और वहीं पर सामने ही एक बटन बना होता है मशीन डी रजिस्टर करने के लिए, और गलती से उस पर क्लिक कर देते हैं तो उनकी मशीन डी रजिस्टर हो जाती है, या कुछ भी उसमें छेड़खानी कर देते हैं तो फिर उनका मशीन बंद हो जाता है और फिर से उनका काम बाधित हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ईसीए बिल्कुल ना खोलें। आप अपना आधार इनरोलमेंट क्लाइंट जो आपके डेस्कटॉप पे आइकन बना होता है उसको खोल करके काम करने का काम करें, और ईसीए गलती से भी ना खोलें। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया, आधार यूसीएल वाले सिस्टम में आधार से संबंधित ही कार्य करें, किसी भी प्रकार का अन्य कार्य या अन्य वेबसाइट का उपयोग ना करें। गाइज, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जैसे आप जिस भी लैपटॉप में आधार यूसीएल का सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, उसमें बाय द वे गलती से आप किसी और भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कुछ ऐसे भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहां से मालवेयर या वायरस आने के चांसेस होते हैं। चूंकि हमारा जो लैपटॉप होता है यूसीएल वाला, वो यूआईडीआई के सीधे सर्वर से कनेक्ट होता है। हमारी आईपी जो होती है वो वाइट लिस्ट की जा चुकी होती है यूआईडीआई के वेब सर्वर से। इस वजह से कहीं ना कहीं रिस्क हो जाता है, आप जब किसी भी इलीगल या अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर विजिट करते हैं जहां से वायरसेस के आने के चांसेस होते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप किसी भी और वेबसाइट पर विजिट ना करें, और जिस लैपटॉप में आप यूसीएल का काम कर रहे हैं उसमें केवल आधार यूसीएल चलाने का काम करें। उसके अलावा और भी काम अगर आपको करना है तो वो अन्य दूसरे लैपटॉप या सिस्टम पे आप करें। किसी भी बाह्य व्यक्ति अन्य वीएलई को अपना सिस्टम एनीडेस्क पर ना दें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा सिस्टम रिमोट पर मांगे जाने पर तुरंत स्टेट टीम या अपने जनपद टीम को सूचित करें। गाइज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। बहुत सारे वीएलई मित्र अपना जो यूसीएल वाला लैपटॉप होता है या जो भी ऑपरेटर हैं, वो अपने सिस्टम को अन्य लोगों को जिनसे वो परिचित भी नहीं है, जानते भी नहीं है, सिर्फ वो विश्वास में ले लेते हैं कि हम आपका मशीन सही कर देंगे, या हम आपको यूसीएल दिला देंगे, या हम आपके यूसीएल में न्यू इनरोलमेंट करने का सिस्टम भी बना देंगे। और वो अपना एनीडेस्क नंबर जो है सामने वाले को शेयर कर देते हैं, अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं, यानी कि अपने लैपटॉप को एक्सेस करने का परमिशन दे देते हैं। और इस दौरान वो जो थर्ड पर्सन होता है वो आपके साथ कुछ गलतियां कर देता है आपकी मशीन के साथ। आपकी मशीन तो साथ में बंद ही होती है, उसका क्लोन लोग बना लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने स्टेट टीम को या अपने डिस्ट्रिक्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, जो टेक्निकल हेल्प आपको मिल जाएगा, अथवा जो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जिसको आप भली भांति जानते हो कि हाँ ये सर हमारा काम कर सकते हैं, उन्हें आप पर्सनली जानते हो, तो उनसे आप काम करवा लें, वो अलग का मैटर है। लेकिन जिन पे आपको भरोसा हो, आप किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना सिस्टम एनीडेस्क पर ना दें, ये भी बताया गया है। और चौथे पॉइंट पे मैंने बताया है, एंटीवायरस और विंडोज़ अपडेशन हमेशा बंद रखें। हालांकि अगर विंडोज़ अपडेट होता है तो भी यूसीएल बंद नहीं हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि विंडोज़ अपडेशन अगर आप बंद रखते हैं सेटिंग में जाकर के, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। मान लीजिए आप विंडोज़ 10 पे काम कर रहे हैं और आपका विंडोज़ 11 अपडेट हो गया, तो इस दौरान क्या होता है, बहुत सारे वीएलई मित्रों को उनका जीपीएस डिवाइस काम करना बंद कर देता है, जीपीएस रीड नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में आपको ये भी बताया जाता है कि विंडोज़ अपडेशन ही आप करके रखो, आपका काम चल रहा है, चलाते रहो। हालांकि अगर बाय द वे विंडोज़ 11 हो ही जाता है और उसके बाद भी आपको समस्याएं आती हैं, तो आप अपने जीपीएस डिवाइस का ड्राइवर अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर दीजिए, दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देता है।
अगर ऐसा हो गया है तो अन्यथा आप विंडोज़ अपडेशन को ही ऑफ कर दें। एंटीवायरस को भी बंद करने की सलाह दी जाती है, हालांकि एंटीवायरस अगर एक्टिव रहेगा तो बेहतर रहेगा, लेकिन मैम ने ऐसा बताया है कि एंटीवायरस को हमेशा बंद रखें, तो आप बंद करके भी काम कर सकते हैं। 5वां पॉइंट पे मैम ने बताया है आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नेम, एड्रेस, डीओबी, मोबाइल, ईमेल इत्यादि में संशोधन के अलावा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट का कार्य कर सकते हैं। इससे आप किसी भी प्रकार फोटो में बदलाव, बायोमेट्रिक या नया आधार बनाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे कुछ एक वीएलई ने ऐसा भी प्रॉब्लम कुछ दिन पहले, करीब 1-1.5 साल पहले किया था कि ये क्या करते हैं कि अपने आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में ही ऑनबोर्डिंग करने लगते हैं अपना फिंगर लगा करके, यानी कि इसको न्यू इनरोलमेंट करने के लिए बनाने लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी मशीन भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और साथ में आपका सीएससी आईडी भी ब्लॉक कर दिया जाता है और आपके खिलाफ एफआईआर, कंप्लेन इत्यादि ये सब भी हो जाता है, क्योंकि आपका यूसीएल है, आपको सिर्फ डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट करने के लिए कार्य दिया गया है। आप इसमें बायोमेट्रिक, फोटो में बदलाव या न्यू इनरोलमेंट का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ गलतियां आप बिल्कुल मत करिए। अगर कोई कहता भी है कि इसमें ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा, तो आप उनकी एक भी मत सुनिए। आप केवल यूसीएल सॉफ्टवेयर से डेमोग्राफिक डेटा को अपडेट करने का काम करें। 6वें पॉइंट में मैम ने बताया है सीएससी बीसी द्वारा चलाए जा रहे आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर में रेट चार्ट बाहर अंदर दोनों जगह लगा होना चाहिए। मैम ने बताया है मेल में कि आप जो है रेट चार्ट जो है उसे बाहर और अंदर दोनों जगह लगा करके रखें, क्योंकि गाइस आजकल यूआईडीआई की तरफ से टीम विजिट कर रही है बहुत सारे यूसीएल सेंटर पर और उनको निरस्त भी किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी चीज़ें अगर नहीं पाई जाती हैं तो आपका यूसीएल सेंटर बंद किया जा सकता है। और आगे बताया गया है पंजीकृत सीएससी बीसी केंद्र पर ही यूसीएल को कार्य करना है, अन्य किसी जगह पर पाए जाने पर सेंटर निरस्त कर दिया जाएगा। यानी गाइज ऐसा भी कुछ लोग हो सकता है कर रहे हों कि अपने मशीन को, अपने लैपटॉप को कहीं अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिए जहां पे उनका बीसी पॉइंट है, वहां पे नहीं चला रहे हैं, या बाय द वे उनको जहां पे उनका बीसी पॉइंट था वहां पे उनको स्टैटिक आईपी नहीं मिल पाया, कहीं अन्य जगह पर स्टैटिक आईपी मिला, वहां जाकर के चला रहे हैं। तो ये सब गलत एक्टिविटी में माना जाएगा और उनकी मशीन बंद कर दी जाएगी। ये भी यहाँ पे बताया गया है। ऑपरेटर सिंक करते समय सेंटर का नाम सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरें। जब हम मशीन को सिंक करते हैं तो फर्स्ट टाइम में जो सेंटर नेम पूछा जाता है वहां पे आपको सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर लिखना है। आप कुछ अलग नेम, अपनी दुकान का नाम या कुछ इत्यादि ये लिखना है तो उसे आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे लिखेंगे सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। उसके बाद एड्रेस पार्ट में आप अपने दुकान का नाम या जो भी इत्यादि आप भरना चाहते हो कि जिससे लोग जान सके कि ये सेंटर कहाँ पे है, तो वो चीज़ें आप एड्रेस पार्ट में भर दीजिए। नेम में सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरें। यूआईडीआई सीएससी एसपीबी टीम द्वारा वीएलई यूसीएल केंद्र का भी दौरा किया जाएगा। अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता हुआ पाया जाता है या आधार अपडेट के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है तो यूसीएल केंद्र और सीएससी आईडी को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। अभी बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इस समय यूआईडीआई और सीएससी टीम के द्वारा सेंटर का दौरा किया जाता है, यानी कि विजिट किया जाता है और आपका सेंटर वेरिफिकेशन, चेकिंग ये सब किया जाता है। रजिस्टर आपके पास मेंटेन है नहीं है, चार्ट लिस्ट लगा है कि नहीं लगा है, आप शुल्क ज़्यादा तो नहीं लेते हैं। हो सकता है वहाँ पहुँचने के बाद आपके रजिस्टर से 2-4 कस्टमर के पास फ़ोन कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपसे कितना फ़ीस लिया गया, क्या यहाँ पे आपके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया गया, इत्यादि चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इनमें अगर आप पकड़े जाते हैं ना तो आपका सीएससी आईडी भी जाएगा और आधार यूसीएल सेंटर, बीसी सेंटर तो जाएगा ही जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे 10वें पॉइंट की, सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेज ही स्कैन कर कार्य करें, फोटोकॉपी मान्य नहीं है और नाम, पता, जन्मतिथि इत्यादि में संशोधन हेतु यूआईडीएआई द्वारा बताए गए दस्तावेज को ही लेकर के कार्य करें। 10वें पॉइंट में बताया जा रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। बाय द वे कोई फोटोकॉपी लेकर के आता है, फोटोकॉपी पे मुहर लगवा के लेकर के आता है, कुछ भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बात कहना है ग्राहक से, भैया हमारी मशीन बंद हो जाएगी, हम ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। वो आपको कितना भी धमकाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे बोलिए जो करना है करिए भाई, हम फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे, ओरिजिनल दस्तावेज आप हमारे पास लेकर के आएँ। 11वें पॉइंट में मैम ने बताया है यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो इस दशा में आवश्यकता अनुसार यूआईडीआई द्वारा दिए गए फॉर्मेट का ही उपयोग करें, कोई दस्तावेज मान्य नहीं है। गाइज यहाँ पे 11वें पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट केवल एड्रेस पार्ट के लिए मान्य है, जो कि यहाँ पे मैम ने बताया है कि यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल एड्रेस अपडेशन के कंडीशन में इसे यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे नॉलेज में है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है मैम ने। तो एड्रेस किसी का बदलना है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का यूज़ करके उनका एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।
12वें पॉइंट में बताया है हमने प्रत्येक वैली को रोजाना कम से कम 10 ट्रांजेक्शन करना है यूसीएल पर और साथ ही अपने बीसी कोड और डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी नियमित कार्य करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका यूसीएल बंद कर दिया जा सकता है। गाइज यहाँ पे हमने बताया है कि आपको कम से कम प्रतिदिन 10 ट्रांजेक्शन आवश्यक रूप से करना है, चाहे आप आधार को अपडेट करके करें, डॉक्यूमेंट अपडेट करके करें, किसी भी कंडीशन में यूसीएल में ट्रांजेक्शन कम से कम 10 होना चाहिए। महीने में 250 कम से कम होना चाहिए, यानी कि अगर आप 30 दिन होता है 300 नहीं कर पा रहे हैं तो 25 दिन तो आपको कम से कम काम करना ही करना है, यानी कि 250 का टारगेट आपको दिया जा रहा है यहाँ पे काम करने के लिए। 13वें पॉइंट पे हमने बताया है आधार कार्ड करने का निर्धारित समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। इससे पहले समयावधि से पहले या बाद में कार्य बिल्कुल ना करें। आप यूसीएल पर प्रतिदिन सोमवार से रविवार तक कार्य कर सकते हैं। गाइज बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं समय समय पर, सर हम कितने बजे तक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ आपको मेल आया हुआ है कि भाई सुबह 8 बजे आप लॉगिन कर लो, रात को 8 बजे तक आप काम करते रहो और सोमवार से लेकर के रविवार तक यानी हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं करना है। और साथ में मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना चाहता हूँ जितनी भी सरकारी छुट्टियां होती हैं उनमें आपको हर छुट्टी में आपको अपना यूसीएल सेंटर नहीं बंद करना है। आपको केवल नेशनल हॉलीडेज का मतलब आपको 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जैसे जो अपने देश के नेशन के जो राष्ट्रीय पर्व हैं केवल उनके दिन आप अपना यूसीएल सेंटर बंद करेंगे। उस दिन आप तिरंगा अपने सेंटर पर लगाएंगे, उसका फोटो वगैरह आप अपने स्टेट टीम या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तक फॉरवर्ड करेंगे। 14वें पॉइंट में मैम ने बात किया है आधार अधिनियम 2016 के अनुसार यूआईडीएआई के नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित बीसीवीएलई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा यूआईडीएआई द्वारा लगाई जाने वाली पेनल्टी को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। गाइज पेनल्टी का मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख लें। उसमें यहाँ पे भी बताया गया है कि DOE2 एरर अगर होता है तो 1000 रुपये प्रति पैकेट के साथ ही माह के 30 से अधिक गलती पाए जाने पर 1 साल के लिए आधार आईडी ब्लैक लिस्ट की जा सकती है। भाई DOE2 एरर होगा तो एक एरर पे आपको 1000 रुपये पेनल्टी लगाया जाएगा और अगर 30 से अधिक हो गया तो आपको 1 साल के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। DOE1 में एक पैकेट पर 10,000 रुपये का जुर्माना है, प्रति पैकेट साथ ही माह में 1 से 3 गलती पाए जाने पर कम से कम 1 साल के लिए आधार आईडी ब्लैकलिस्ट की जाएगी। भाई DOE1 ना बड़ा खतरनाक ये है, अगर ये एरर होता है भाई तो आपको 10,000 रुपये एक पैकेट का जुर्माना देना पड़ेगा और साथ में अगर 1 से लेकर 3 तक गलती अगर आप कर देते हैं तो आपको 1 साल के लिए सस्पेंड यानी कि आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तो इनसे जरूर बचें। DOE1 OD2 डॉक्यूमेंट एरर में 10,000 रुपये जुर्माना प्रति पैकेट, साथ में 3 से अधिक गलती पाए जाने पर 5 साल के लिए आधार आईडी ब्लैक लिस्ट हो सकती है। गाइज DOE1 OD2 में 10,000 रुपये एक पैकेट का जुर्माना और साथ में 5 साल के लिए आप ब्लैक लिस्ट किए जाओगे, यानी फिर आधार ऑपरेटर का काम करने का सपना आप छोड़ ही दोगे यार। 5 साल के लिए आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे तो कौन 5 साल बैठ करके इंतजार करेगा, आपको कोई दूसरा फिर रोजगार ढूंढना पड़ेगा, यानी कि फिर आप आधार ऑपरेटर के लायक नहीं रह जाओगे। और ऐसे ही भ्रष्टाचार ओवर चार्जिंग की प्रति घटना पर 50,000, साथ ही कम से कम 1 साल के लिए आधार आईडी ब्लैक लिस्ट की जाएगी। अगर गाइज आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो 50,000 रुपये का जुर्माना एक केस पर और 1 साल के लिए आपकी आईडी बंद हो जाएगी। रबर थंब गमिंग फिंगर की घटना पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, साथ ही कम से कम 5 साल के लिए आधार आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर टेम्परिंग अनाधिकृत रूप से सेंटर आधार एनरोलमेंट पर घटना 1 लाख, साथ ही कम से कम 5 साल के लिए आधार आईडी ब्लैक लिस्ट की जाएगी। यानी कि सॉफ्टवेयर टेम्परिंग जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था कि लोग आपके सॉफ्टवेयर का क्लोन बना लेंगे और उसको अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल करेंगे, अनाधिकृत रूप से आधार सेंटर खोलेंगे, उसका कुछ अता पता नहीं होगा और आपकी आईडी से पता चलेगा कि हज़ारों आधार बन गए। ये मैं ECMP मशीन के लिए बोलता हूँ क्योंकि ECMP मशीन ऑफलाइन तरीके से भी लॉगिन हो जाता है एक बार लॉगिन होने के बाद, तो उसमें लोग टेम्परिंग का काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को क्लोन करके। तो इन सब चीज़ों में ना जो बंदा पकड़ा जाता है उसका तो समझ लो लाइफ ही ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी सारी घटनाओं का हिस्सा आप बिल्कुल ना बने, कहीं से भी आप टेम्परिंग करने का काम, क्लोनिंग करने का काम ना करें, ना होने दें, आप सावधान रहें। नोट, आधार संशोधन केंद्र पर बैनर, CCTV कैमरा, रेट लिस्ट, कस्टमर रजिस्टर प्रत्येक यूजर सेंटर के लिए अनिवार्य है। उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की कमियां या नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पेनल्टी के साथ साथ आपके CSC ID और UCL सेंटर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। गाइज आप तो शायद समझ गए होंगे कि आप जितना भी गाइडलाइन है इन सबको फॉलो करना है, साथ में रेट लिस्ट, CCTV कैमरा, रजिस्टर, ये सब कुछ
मेंटेन होना चाहिए, लोगों के लिए बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ मेंटेन नहीं है तो भी आपकी आईडी बंद की जा सकती है। गाइज यहाँ पे नीचे एक्सेल फॉर्मेट दिया गया है कि आपको रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या कॉलम रखना है। साथ में लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट का पीडीएफ दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे फॉर्म दिए गए हैं जो एनरोलमेंट के दौरान आपको इस्तेमाल करना होता है या अपडेशन के दौरान। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।